हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल गणेशा वर्ल्ड। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो में हम क्लास 11th फिजिक्स के अंदर चैप्टर नंबर जो है ना, नया चैप्टर जो है ना स्टार्ट कर रहे हैं। और जिस चैप्टर का नाम दोस्तों है कण या दृढ़ पिंड की घूर्णन गति। दोस्तों, कण या फिर दृढ़ पिंड जो है ना, इसकी घूर्णन गति करने वाले ये चैप्टर नया चैप्टर है। और ये आपको बता देते हैं सबसे पहले दोस्तों, ये जो आपका चैप्टर है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। दोस्तों, ये जो चैप्टर है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम तो आएगा ही, साथ में आपके 11th 12th इनको भी आपका ये जो चैप्टर है वो स्ट्रॉन्ग करने वाला है, हाई लेवल पर ले जाने वाला। मतलब कहने का मतलब दोस्तों, ये सीधा साधा इंपॉर्टेंट चैप्टर रहने वाला है, ठीक है ना। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे दोस्तों। इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे तो इससे पहले दोस्तों, यदि आप चैनल पे नए हो तो जल्दी से मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो यार, वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मजा तो आपको आने ही वाला है, मजा तो आपको आएगा ही इस वीडियो में, ठीक है ना। तो दोस्तों, इस चैप्टर का नाम क्या है? तो इस चैप्टर का नाम दोस्तों है कण या दृढ़ पिंड की घूर्णन गति। यही है ना, कण या दृढ़ पिंड की क्या है? घूर्णन गति। इस चैप्टर का मेरे भाई नाम है। ओके, क्लियर हुआ इतना? ठीक है। तो सबसे पहले बात करें, कण क्या है? कण क्या है? बोलो। पार्टिकल, जिसको हम बोलते हैं पार्टिकल। ये कण या पार्टिकल क्या है? ये जो आपको दिया है ना कण, ठीक है, या फिर हम कहें पार्टिकल। क्या कहें मेरे भाई? पार्टिकल। ये कण या पार्टिकल क्या है? तो मेरे भाई बहुत अच्छे से आ रहा है, ये तो आप जानते ही हो। कण क्या है? किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा भाग कण होता है। किसी भी पदार्थ का, देखो आपको पता है दुनिया की प्रत्येक वस्तु क्या है? पदार्थ है। चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो, है ना, चाहे वो दृश्य हो या अदृश्य हो, दुनिया की प्रत्येक वस्तु क्या है यार मेरे भाई? पदार्थ है। और पदार्थ का जो सबसे छोटा भाग, सबसे सूक्ष्मतम स्मॉलेस्ट जो भाग होता है वही क्या होता है? कण होता है। क्लियर है? लेकिन दोस्तों, यहां पर जो हमें कण पढ़ना है वो दृढ़ पढ़ना है। कण पढ़ना है वो कैसा पढ़ना है? दृढ़ पढ़ना है। मतलब हमें सीधी सी बात यहां पर पढ़ना है दृढ़ पिंड। क्या पढ़ना है मेरे भाई? दृढ़ पिंड यहां पर हमें पढ़ना है, दृढ़ पिंड, ठीक है ना। स्ट्रॉन्ग पार्टिकल जो है ना, हमें यहां पर पढ़ना है। हमें कौन सा पार्टिकल पढ़ना है मेरे भाई? स्ट्रॉन्ग पार्टिकल। मीन्स कहें तो दृढ़ जो पिंड है वो हमें इस यूनिट में, इस चैप्टर में पढ़ना है। क्योंकि ये जो नाम आपको दिख रहा है ना, ये आपको बार बार मिलने वाला है। तो ये क्या है? ठीक है। तो मान लेते हैं दोस्तों, ये हमारे पास एक पिंड है। मान लेते हैं हमारे पास ये क्या है? एक पिंड है। या फिर इस टाइप का हमारे पास मान लेते हैं ये क्या है? एक पिंड है, ठीक है। तो दोस्तों, अक्सर आप एक चीज जानते हो, जब किसी पिंड पर कोई बाह्य बल लगाया जाता है, कोई बाह्य बल आरोपित किया जाता है या फिर क्या किया जाता है? लगाया जाता है, तो उस पिंड में कुछ ना कुछ परिवर्तन होता है। या तो उसके आकार में परिवर्तन हो जाएगा, या उसके आयतन में परिवर्तन हो जाएगा, या उसके घनत्व में परिवर्तन हो जाएगा। कुछ ना कुछ परिवर्तन तो उसमें होगा। सिंपल सी बात है भाई, यहाँ पर हम इस पे बल लगाएंगे तो ये परिवर्तित होगा ही होगा, होगा ही होगा। अगर हम इसके चारों ओर से इस पे बल लगाएंगे तो ये परिवर्तित होगा ही होगा। सिंपल बात है। लेकिन मेरे भाई, जो दृढ़ पिंड है, एक ऐसा पिंड होता है, जो दृढ़ पिंड होता है ना मेरे भाई, दृढ़ पिंड जो होता है ना मेरे भाई, एक ऐसा पिंड होता है जो जिस पर बाह्य बल लगाने पर, जिस पर कोई बाह्य बल यदि आरोपित कर दिया जाता है, तो वो पिंड जो है ना, उसके द्रव्यमान, आकार, आकृति में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। समझ रहे ना? तो ऐसा पिंड जिस पे बाह्य बल आरोपित करने पर उसके आकार, आयतन और स्थिति में कोई भी परिवर्तन नहीं होता, आकार, आयतन और घनत्व में कोई भी परिवर्तन नहीं होता, उसे हम दृढ़ पिंड कहते हैं। और ऐसा ही हमें पिंड, जो दृढ़ पिंड है, वो पढ़ना है। तो ध्यान रखना कि दृढ़ पिंड क्या है। दृढ़ पिंड एक ऐसा पिंड है जिस पर बाह्य बल लगाने पर उसके आकार, आकृति और घनत्व में कोई भी परिवर्तन नहीं होता, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। दृढ़ पिंड आपका सॉलिड ही रहेगा, मतलब ठोस ही रहने वाला है, ठोस ही रहने वाला है दृढ़ पिंड, ठीक है ना। सॉलिड अवस्था में रहेगा, ठोस अवस्था में रहेगा। तो ये तो आई बात दृढ़ पिंड की, ये तो आई भाई बात किसकी? दृढ़ पिंड की। तो दोस्तों, यहाँ पर इस यूनिट में हमें एक शब्द का और यहाँ पर बहुत ज़्यादा यूज होता है, बहुत ज़्यादा लिया जाता है, निकाय। क्या भाई? निकाय। क्या? निकाय। मतलब जिसको हम क्या बोलते हैं? सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिस्टम। ये सिस्टम वाला, निकाय वाला शब्द भी बहुत यूज होता है।
ये क्या है? तो दोस्तों ये आप देख चुके हो कि कण क्या है, छोटे से छोटा भाग। दृढ़ पिंड क्या है? दृढ़ पिंड क्या है? एक ऐसा पिंड जिस पर बाह्य बल आरोपित करने पर उसके आकार आयतन में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। ठीक है। अब दोस्तों निकाय क्या है? तो दोस्तों जो दृढ़ पिंड है या कण है, इन कणों से बना, एक कणों से बना ये एक निकाय। ये जैसे मान के चलो कणों से, ये जो आपका एक निकाय है, एक क्षेत्रफल है, और इस क्षेत्रफल में क्या है? बहुत सारे कण स्थापित हैं। बहुत सारे कण क्या हैं? इसमें स्थित हैं। बहुत सारे कण इसमें क्या हैं? स्थित हैं। तो ये क्या बन जाएगा? एक निकाय बन जाएगा। तो निकाय एक ऐसा क्षेत्रफल होता है जिसमें दो या दो से अधिक कण उपस्थित या पिंड उपस्थित होते हैं। तो ध्यान रखना, निकाय क्या है? तो निकाय क्या है दोस्तों? निकाय एक ऐसा क्षेत्रफल होता है, निकाय क्या होता है? एक ऐसा क्षेत्रफल होता है जिसमें दो या दो से अधिक जो है ना पिंड जो है वो स्थित होते हैं। दो या दो से अधिक पिंड क्या होते हैं? स्थित होते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? निकाय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निकाय। तो अब याद रखना कि कण क्या है? छोटे से छोटा भाग। दृढ़ पिंड क्या है? ऐसा पिंड जिस पर बाह्य बल लगाने पर आकार, आकृति, आयतन में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। और निकाय क्या है? एक ऐसा क्षेत्रफल है जिसमें दो या दो से अधिक जो है ना वो कण क्या होते हैं? उपस्थित, या पिंड क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। तो जैसे ये आपका क्षेत्रफल दिख रहा है, इसमें दो या दो से अधिक कण आपको दिख रहे हैं, तो ये आपका क्या है? निकाय है। ये आपका क्या है? सिस्टम। क्लियर है? ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों कण दृढ़ पिंड की घूर्णन गति पढ़ रहे हैं ना, तो ये हो गया है ना, हमारा दृढ़ पिंड हो गया है ना, निकाय हो गया, जो शब्द यूज होते हैं। अब ये घूर्णन गति पे बात कर लेते हैं कि घूर्णन गति क्या है। ये घूर्णन गति क्या है आपको ये बता देते हैं। दोस्तों आगे हमें थोड़ी सी बात और करने की जरूरत है। जैसे हमने दृढ़ पिंड पढ़ लिया और ये निकाय पढ़ लिया, तो आगे हम ये चीज़ जानेंगे कि दोस्तों जब किसी दृढ़ पिंड पर, कोई भी हमारे पास एक दृढ़ पिंड है, जब किसी दृढ़ पिंड पर बाह्य बल F आरोपित किया जाता है, तब उस पिंड की दो गति संभव है। बिल्कुल मेरे भाई, हम देखो घूर्णन गति पढ़ना है वो कोई बात नहीं है, वो हम पढ़ेंगे और पढ़ना ही है हमें, ठीक है ना। लेकिन दोस्तों हम किसी पिंड पर कोई बाह्य बल लगाते हैं, कोई भी पिंड है हमारे पास, यदि उस पिंड पर कोई बाह्य बल आरोपित किया जाता है, लगाया जाता है, तो उस पिंड की मेरे भाई दो गति संभव होती हैं। दो गति यहाँ पर पॉसिबल है कि दो गति उसमें हो सकती हैं। तो पहली तो इसकी गति ये है कि स्थानांतरीय गति। स्थानांतरीय गति, ठीक है। स्थानांतरीय गति मतलब सरल रेखा में गति। कौन सी रेखा में गति? सरल रेखा में गति। जैसे हमारे पास एग्जांपल है, जैसे मान के चलो कोई एक पिंड यहाँ पर है, कोई एक पिंड यहाँ पर है। यदि इस पिंड पर मैं यहाँ से कोई बाह्य बल लगाऊं, यहाँ से क्या करूं? कोई बाह्य बल आरोपित करूं, तो अभी ये पिंड यहाँ पर है, तो कुछ समय बाद जो है ना, ये पिंड जो है वो यहाँ से पहुँच जाएगा कहाँ पर? यहाँ पर। क्यों? क्योंकि मैं इसमें बाह्य बल लगा रहा हूँ, तो ये जो पिंड है धकेल रहा है और धकेल रहा है इसमें, तो ये धड़क के घूमता घूमता कहाँ आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा। तो ये जो पिंड है एक सरल रेखा में चल रहा है ना। स्थान को क्या कर रहा है? परिवर्तित कर रहा है ना। अभी यहाँ इस स्थान पर है, फिर कुछ देर बाद इस स्थान पर, यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, मतलब यहाँ पर स्थान इसका क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। तो मतलब ये इसलिए स्थान परिवर्तन अगर होगा और सरल रेखा में गति होगी तो वो स्थानांतरीय गति होगी। समझ रहे ना। तो किसी पिंड पर हम बाह्य बल लगाएंगे तो वो स्थानांतरीय गति कर सकता है, सरल रेखा में गति कर सकता है। समझ पा रहे हो ना? ठीक है। स्थान परिवर्तन होने के कारण जो गति आएगी वो स्थानांतरीय गति होगी। लेकिन दोस्तों दूसरी गति हमारी जो है घूर्णन गति। कौन सी गति है मेरे भाई? घूर्णन गति है। कौन सी गति है? घूर्णन गति है। सिंपल सी बात है, हमारी कौन सी गति है? घूर्णन की गति, ठीक है। तो घूर्णन गति क्या होती है? घूर्णन गति का मतलब किसी बिंदु के चारों ओर गति, ठीक है। जैसे मान लेते हैं हमारे पास ये एक पिंड है, हमारे पास क्या है? एक पिंड है, ठीक है। और इस पिंड में मैंने क्या किया? ये जो हमारे पास पिंड है, इस पिंड के अंदर से मैंने क्या किया दोस्तों? एक रॉड को डाल दिया। किसको डाल दिया? एक रॉड को डाल दिया। कौन सी? एक रॉड को डाल दिया। और यदि मैं इस पिंड को घुमाऊं, इस पिंड को घुमाऊं, तो ये पिंड जो है ना इसके चारों ओर इस टाइप से क्या होगा? घूमता रहेगा। इस टाइप से क्या होगा? घूमता रहेगा। जैसे एक एग्जाम्पल की बात करें दोस्तों, जैसे साइकिल का पहिया। आपको पता है साइकिल का पहिया जो एक्सल होता है उसके चारों ओर घूमता रहता है।
साइकिल का जो पहिया होता है एक्सल के चारों ओर घूमता रहता है, तो ये गति कौन सी है? घूर्णन गति है। कौन सी गति है? घूर्णन गति है। किसी अक्ष के चारों ओर, किसी अक्ष के परितः जो गति होती है वो घूर्णन गति होती है। जैसे मान के चलो ये पिंड है, इस पिंड में मैंने क्या बना दिया? एक अक्ष बना दिया। क्या बना दिया? एक अक्ष बना दिया। ठीक है, तो यदि ये जो पिंड है, ये जो आपको पिंड है इस टाइप का इसके चारों ओर ही घूमता रहे, इसके चारों ओर ही इस टाइप से घूमता रहे, तो ये जो गति होगी घूर्णन गति होगी। तो किसी अक्ष के चारों ओर या फिर किसी अक्ष के परितः किसी पिंड की जो गति होती है वो घूर्णन गति होती है। ठीक है, जैसे ये अक्ष है और इसके ही ये चारों ओर घूमने लगे, चारों ओर घूमने लगे, तो ये जो गति होगी क्या होगी? घूर्णन गति होगी। तो ध्यान रखना है, किसी अक्ष के परितः गति घूर्णन गति कहलाती है। ठीक है ना, तो ये आपकी कौन सी गति है? घूर्णन गति। तो घूर्णन गति में क्या होता है? कोई भी पिंड एक ही अक्ष के चारों ओर घूमता है। एक ही अक्ष के क्या घूमता है मेरे भाई? चारों ओर घूमता है कोई भी पिंड। ठीक है ना, एक एग्जाम्पल भी दोस्तों मैं यहाँ पर समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, एक सेकेंड। जैसे दोस्तों मेरे पास ये एक पेज है और इस पेज को मैंने क्या किया? एक अक्ष बना लिया, ये बना लिया। ठीक है, यदि ये मान लो ये पिंड है, यदि ये पिंड है इसके चारों ओर इस टाइप से गति कर रहा है, तो ये क्या होगी? इसकी घूर्णन गति होगी, क्योंकि ये पिंड एक ही अक्ष के चारों ओर, एक ही अक्ष के परितः घूम रहा है। ठीक है ना, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो घूर्णन गति क्या है? किसी बिंदु के चारों ओर कण की जो गति होती है, किसी अक्ष के चारों ओर जो कण की गति होती है वो घूर्णन गति होती है। और ये घूर्णन गति ही दोस्तों हमें विशेषली जो है ना पढ़ना है इस यूनिट में, है ना, क्योंकि हमें क्वेश्चन यूनिट का नाम ही है दृढ़ पिंड की घूर्णन गति। तो यहाँ दोस्तों ये बेसिक जमाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बेसिक अगर हमें नहीं आता तो कोई चीज़ फिर है ना आगे हमें जाकर क्लियर नहीं हो पाती। इसलिए बेसिक हमारे लिए जो है ना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो इतनी चीज़ों को आप समझे, जो मैंने आपको यहाँ पर अभी समझाया है, इतनी चीज़ों को ये बहुत अच्छे से समझ गए। अब इसके बाद दोस्तों एक इम्पोर्टेंट चीज़ हमारे लिए ज़रूरी है कि द्रव्यमान केंद्र क्या होता है। द्रव्यमान केंद्र क्या होता है, ये चीज़ हमारे लिए ज़रूरी है। तो डाल दी दोस्तों हेडिंग द्रव्यमान केंद्र, सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास द्रव्यमान केंद्र क्या होता है? तो दोस्तों ये द्रव्यमान केंद्र कोई एक पिंड के लिए नहीं होता, दो के लिए नहीं होता, ये बहुत सारे पिंडों के लिए भी हो सकता है। एक के लिए अलग होता है, दो पिंड के लिए अलग होता है ना, और दो से ज़्यादा पिंडों के लिए अलग अलग होता है। मतलब ये सभी पिंडों के लिए जो द्रव्यमान केंद्र होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है ना, तो होता क्या है द्रव्यमान केंद्र? तो दोस्तों जैसे मान के चलो हमें ये हमारे पास एक पिंड है, हमारे पास ये क्या है? पिंड है, हमारे पास ये पिंड है, या फिर मान ले रहे हमारे पास क्या है? ये एक निकाय है। ठीक है, ये क्या है? एक निकाय है जो क्या है? बहुत सारे कणों से मिलकर बना है। मतलब इसमें ये जो निकाय है इसमें बहुत सारे जो कण हैं वो उपस्थित हैं, और बहुत सारे कणों जब उपस्थित हैं तो ये क्या बन गया? निकाय है। तो मतलब ये बहुत सारे कणों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है ना, तो हम मान लेते हैं ये हमारे पास क्या है? पिंड है, या फिर हम मान लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं ये दृढ़ पिंड है, या फिर हमारे पास ये एक निकाय है। क्या है ये? निकाय, जो दो या दो से अधिक कणों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है ना, तो मेरे भाई कोई भी जो पिंड होता है, कोई भी पिंड होता है, किसी भी पिंड का जो द्रव्यमान केंद्र होता है, किसी पिंड या फिर हम मान लें कण, मान लो आप क्या मान लो? कण मान लो। तो किसी पिंड या जो कण का जो द्रव्यमान केंद्र होता है, क्या होता है मेरे भाई? द्रव्यमान केंद्र होता है। द्रव्यमान केंद्र होता है वह बिंदु होता है जिस बिंदु पर उस पिंड का संपूर्ण द्रव्यमान मतलब संपूर्ण भार उपस्थित होता है। जैसे मान के चलो ये जो पिंड है, इस पिंड का ये वाला जो बिंदु है एक ऐसा बिंदु है, ये जो बिंदु है एक ऐसा बिंदु है जिस बिंदु पर ये जो पिंड है, इस पिंड के पूरा द्रव्यमान, पूरा भार इस पर केंद्रित है। पूरे पिंड का जो द्रव्यमान है, पूरे पिंड का जो भार है, यदि इस बिंदु पर केंद्रित है तो ये जो आपका होगा वो आपका द्रव्यमान केंद्र होगा। क्या होगा? द्रव्यमान केंद्र होगा। द्रव्यमान केंद्र होगा, तो ध्यान रखना। ओके, तो किसी पिंड का द्रव्यमान केंद्र वह बिंदु होता है जिस बिंदु पर उस पिंड का संपूर्ण द्रव्यमान मतलब संपूर्ण भार केंद्रित होता है। इतना क्लियर? और एक बात और याद रखना दोस्तों, एक पिंड के लिए जो द्रव्यमान केंद्र होता है हमेशा पिंड के अंदर होगा। एक पिंड के लिए या फिर निकाय के लिए जो द्रव्यमान केंद्र होता है हमेशा कहाँ होगा? पिंड के अंदर होगा।
पिंड के अंदर होगा, बाहर नहीं होगा। ठीक है, एक बात क्लियर। चलो अब ये जो पिंड है दोस्तों, इस पिंड का द्रव्यमान केंद्र ये है, तो ऐसे ये कण है, ये इसमें बहुत सारे कण हैं और बहुत सारे कणों से मिलकर बना है ये निकाय। तो प्रत्येक जो कण है, प्रत्येक कण का क्या होगा, एक द्रव्यमान केंद्र होगा। प्रत्येक कण का क्या होगा, द्रव्यमान केंद्र होगा। और द्रव्यमान केंद्र वह केंद्र होगा जिस पर वह जो बिंदु है, वह द्रव्यमान केंद्र एक वह पॉइंट होगा, वह बिंदु होगा जिस पर वो पिंड उसके चारों ओर गति आराम से इजीली घूर्णन गति कर सके, मतलब उसके चारों ओर घूर्णन गति कर सके। ठीक है ना। तो ध्यान रखना है कि प्रत्येक बिंदु का या प्रत्येक कण का द्रव्यमान केंद्र वह होता है जिस पर उसका संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित होता है, और द्रव्यमान केंद्र के चारों ओर कोई भी जो कण होता है, कोई भी जो पिंड होता है, उसके चारों ओर जो गति है वो कर सकता है। ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों मान के चलते हैं ये इसका द्रव्यमान केंद्र है, तो ये इसके चारों, ये मैंने क्या बना दिया, एक अक्ष बना दिया। क्या बना दिया, ये अक्ष बना दिया। तो इस अक्ष पर जो प्रत्येक कण जो है, ये जो छोटे छोटे कण दिख रहे हैं, इस अक्ष के चारों ओर प्रत्येक कण की गति वही होगी। प्रत्येक कण की जो गति होगी वही होगी, कौन सी होगी, जैसा या फिर जैसा जो बड़ा जो पिंड दिख रहा है, बड़ा पिंड घूम रहा होगा। ठीक है ना। तो ध्यान रखना, प्रत्येक पिंड जो प्रत्येक कण है, उस प्रत्येक कण की गति वही होगी जिस प्रकार से ये बड़े पिंड की गति होगी। ठीक है। तो ये द्रव्यमान केंद्र हो गया। तो द्रव्यमान केंद्र क्या होता है, किसी भी पिंड या किसी भी कण का द्रव्यमान केंद्र वह होता है जिस बिंदु पर उस पिंड का संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित होता है। तो ये तो आपका सिंपल सी बात हुई, एक कण के लिए द्रव्यमान केंद्र होगा और एक कण का द्रव्यमान केंद्र हमेशा उसके अंदर होगा। लेकिन कभी आपसे ये पूछ ले कि दो कण के लिए द्रव्यमान क्या होगा, दो कण के लिए द्रव्यमान केंद्र क्या होगा, तो अगर उसकी बात करें तो क्या होगा, तो यहां पर हम थोड़ा सा यहां पर चेंज कर दे रहे हैं, दो कण के लिए द्रव्यमान केंद्र। दो कण के लिए आपको क्या चाहिए, द्रव्यमान केंद्र चाहिए। तो पहले तो दो कण चाहिए, तब तो उसका द्रव्यमान केंद्र निकालेंगे। ठीक है। तो मान लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर दो पिंड के लिए हम बना लेते हैं। मान लेते हैं दोस्तों, हमारे पास क्या है, ये एक अक्ष है। ठीक है। और इस अक्ष पर एक बिंदु क्या है, हमारे पास O है। ठीक है। हमारे पास बिंदु क्या है, एक O है। और ये जो है अक्ष है, इस अक्ष से मान लेते हैं, इस अक्ष से मान लेते हैं x1 दूरी पर। कितनी दूरी पर, x1 दूरी पर एक कण व्यवस्थित है, एक कण व्यवस्थित है x1 दूरी पर। तो मान लेते हैं ये हमारा एक कण है। ठीक है। और इस कण का द्रव्यमान भी मान ले रहे हैं, मान लेते हैं इसका द्रव्यमान क्या है, m1 है। ठीक है। और ये कण क्या है, तो मान लेते हैं ये कण हमारी क्या है, पृथ्वी है। क्या है, पृथ्वी है। ठीक है ना। ओके, कोई दिक्कत। अब इसी बिंदु O से आगे मान ले रहा है, देखो हमें दो कण बनाना है, तो एक कण तो मान लिया x1 दूरी पर, ये है m1 है। और दूसरा कण दोस्तों हम मान ले रहे हैं कि इसी बिंदु से x2 दूरी पर है, x2 दूरी पर है। दूसरा जो कण है वो इसी पॉइंट से x2 दूरी पर है, और वो मान लेते हैं हमारा ये जो कण है वो ये है। और ये जो कण है वो दोस्तों एक ही अक्ष पर होंगे, है ना, एक ही दिशा में होंगे, एक ही सरल रेखा में होंगे। ठीक है। तो ये जैसे कण ये है तो ये यहाँ होना चाहिए। ठीक है। या फिर ये यहाँ है तो यहाँ होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए, कहीं भी आप व्यवस्थित कर सकते हो, मतलब सीधे एक ही सरल रेखा में हो। ठीक है। तो मान लेते हैं जो कण है इसका द्रव्यमान क्या है, m2 है। और ये कण मान लेते हैं हमारे पास क्या है, m2 है। क्या है, सॉरी m है, मतलब मून मतलब ये चंद्रमा। तो ये हमारे पास एक कण है पृथ्वी, और ये हमारे पास एक कण क्या है, मून मतलब चंद्रमा। ठीक है। अब इनका द्रव्यमान केंद्र निकालना है, तो पहले तो आपको बता देते हैं दोस्तों, जो दो पिंड होते हैं, दो पिंडों का द्रव्यमान केंद्र बाहर होगा। कहाँ होगा, बाहर। ऐसा नहीं होगा कि इसका दोनों पिंडों का जो द्रव्यमान केंद्र है इसके अंदर होगा या फिर इसके अंदर होगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है। तो दो पिंडों का अगर हमें द्रव्यमान केंद्र निकालना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, इसकी दूरी क्या है x1 और इसका द्रव्यमान क्या है m1। ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, m1 और x1 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर एक प्लस लगा के यहाँ पर इसकी दूरी क्या है x2 और द्रव्यमान क्या है m2, मतलब x2 और m2 का हमें क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा, और इनको हमें जोड़ना पड़ेगा। इनको हमें क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। और जोड़ के हम दोस्तों क्या करेंगे, जोड़ के हम दोस्तों क्या करेंगे, इन दोनों के द्रव्यमान के जोड़ का इसमें भाग लगाएंगे, मतलब m1 प्लस क्या कर देंगे, m2 कर देंगे। ठीक है। तो यहाँ से सॉल्व करने पर, यहाँ से हमें सॉल्व करने पर
हमें एक दूरी प्राप्त होगी। हमें क्या प्राप्त होगी? एक दूरी प्राप्त होगी। इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर एक हमें दूरी प्राप्त होगी, और जो दूरी हमें प्राप्त होगी वही दूरी पर इन दोनों पिंडों का द्रव्यमान केंद्र होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं इनको सॉल्व करने पर हमें x दूरी प्राप्त हुई। कितनी दूरी प्राप्त हुई? x दूरी प्राप्त हुई। और वो x दूरी, ये जो आपका बिंदु है, इस बिंदु से ये है यहाँ पर। ठीक है, वो दूरी आपकी क्या है? यहाँ पर है। तो मतलब ये मतलब जो x दूरी है वो ये है। ठीक है, तो मतलब हमें यहाँ कहीं इन दोनों जो पिंड हैं, इन दोनों पिंडों का द्रव्यमान केंद्र हमें जो है ना वो प्राप्त होगा। इन दोनों पिंडों का द्रव्यमान केंद्र हमें यहाँ प्राप्त होगा, और ये मान लेते हैं हमारा क्या है? C है। तो दोस्तों ऐसा होता है, दो पिंडों का द्रव्यमान केंद्र उन दोनों पिंडों के लगभग बीच में होता है। लगभग कहाँ पर होता है? बीच में होता है। ठीक है, उसको सॉल्व करने के लिए हम ऐसे करके निकालेंगे। ठीक है, एक कैलकुलेशन भी देता हूँ। तो मान लेते हैं ये जो पिंड है दोस्तों 2 सेंटीमीटर दूरी पर है, और ये पिंड है मान लेते हैं 4 सेंटीमीटर दूरी पर है। इसका द्रव्यमान मान लेते हैं 2 किलोग्राम है, और इसका द्रव्यमान मान लेते हैं क्या है? 4 किलोग्राम। ठीक है, तो हमें इनको सॉल्व करके क्या निकालना है? दूरी निकालना है। जितनी दूरी आएगी उतनी दूरी पर ये वाला जो पिंड होगा उसके दोनों पिंडों का द्रव्यमान केंद्र होगा। तो देखो सॉल्व करते हैं। तो यहाँ m1 का मान कितना है? 2। ठीक है, x1 का मान कितना है? 2 प्लस यहाँ पर x2 का मान कितना है? 4, और m2 का मान कितना है? 4 बटे कितना? इन दोनों का क्या है? 4 और 2 6। तो यहाँ पर 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 4 2 दूनी 4 और 4 चौके कितना? 16। तो 16 4 कितना हो गया? 20 हो गया। और बटे में हमारा कितना है? 6। तो 6 से भाग देंगे तो 6 तिया 18, 6 तिया 18 मतलब 3.33 सेंटीमीटर जो आएगा वो हमारा आंसर होगा। तो अब 3.33 सेंटीमीटर, देखो ये आपका कितना है? 2, और ये कितना है? 4 है। तो 2 और 4 के बीच में ही आएगा ना 3.33 सेंटीमीटर। तो मतलब यहाँ से हमें इस बिंदु से 3.33 सेंटीमीटर लेना, जो यहाँ कहीं आएगा तो वही इसका क्या होगा? द्रव्यमान केंद्र होगा। तो ऐसे करके दोस्तों हम द्रव्यमान केंद्र निकालते हैं। अब यहाँ पर 2 पिंड हैं। अब 2 पिंड से हो सकता है ज़्यादा पिंड हो जाते, जैसे मान के चलो ये आपका एक अक्ष है, और इस अक्ष पर बहुत सारे पॉइंट, जैसे मान के चलो एक पिंड ये है, 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 बहुत सारे पिंड है। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ से इसकी दूरी क्या है? x1 है, और m1 द्रव्यमान है। इसकी दूरी x2 मान लेते हैं, और m2 क्या है? द्रव्यमान है। ठीक है, इसकी दूरी x3, इसकी दूरी x4, इसकी दूरी x5, इसकी दूरी x6। ठीक है, x6। ठीक है, ये क्या होता है? m3 होता है, ये क्या होता है? m4 होता है, ये होता है m5, और ये होता m6। ठीक है, ऐसे बहुत सारे n कण हो सकते थे। n कण हो सकते, n कण मतलब जिनकी संख्या ना हो, बहुत सारे अगर कण हो। देखो ये 2 कण के लिए मैंने बता दिया, समझा दिया। इसी टाइप से अगर n कण हो, कितने कण हो? n कण हो मतलब 2 से ज़्यादा कण हो, तो आपको प्रोसेस यही करना है। पहले आपको क्या करना है? इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का, इन दोनों का, इन दोनों का, और इन दोनों का, इन दोनों के मल्टीप्लाई को जोड़ देना ऐसे करके। ठीक है, जैसे हम ये करते तो m1 और x1 का मल्टीप्लाई करते, m1 x1, फिर m2 x2 का प्लस लगा के m2 x2 का करते। ठीक है, फिर इधर करते m3 x3 का करते, फिर इधर हम m4 x4 का करते। ठीक है, ऐसे करते जाते डैश डैश डैश। ठीक है, फिर बटे लगा के, जैसे हमारे पास कितने कण थे? 4 कण हैं, 4 कण हैं, तो चारों के द्रव्यमान को जोड़ देते, m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4, है ना, डैश डैश डैश, जितने भी कण होते। ठीक है, इनको सॉल्व करते तो हमारे पास क्या निकलती? एक दूरी निकलती। क्या निकलती? एक दूरी। अब वो दूरी को हम यहाँ से मेजर करते इस बिंदु से, तो जो दूरी निकलती वही इन सब का क्या होता? द्रव्यमान केंद्र होता। जो दूरी निकलती वही इन सब का क्या होता? द्रव्यमान केंद्र होता है। तो समझ पा रहे हो कैसे किया मैंने? ठीक है, तो ऐसे करके दोस्तों द्रव्यमान केंद्र को निकाला जाता है किसी भी बिंदु के, किसी भी पिंड के, है ना। तो एक पिंड का बता दिया, 2 पिंड का बता दिया, 2 या 2 से अधिक पिंड हो तो उनका कैसे निकाला जाता है ये सब मैंने बता दिया। तो आई होप कि आपके दिमाग में ये चीज़ें फिट हो गई होंगी, आपको समझ में आ गई होंगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो जल्दी से ना मेरे भाई एक बार यार वीडियो को लाइक कर दो यार, है ना, मज़ा आएगा। वीडियो को लाइक कर दो यार, और सभी फ्रेंड सर्कल में वीडियो को शेयर कर दो यार, सभी लोग वीडियो को शेयर कर दो सभी फ्रेंड सर्कल में, है ना, क्योंकि वीडियो जो है ना सभी फ्रेंड में जानी चाहिए, सभी फ्रेंड में दोस्तों जानी चाहिए। ठीक है, अगर ये आप वीडियो शेयर करोगे तो हमारा सपोर्ट रहेगा और हम मोटिवेट होंगे, और जिससे आपको कंटिन्यू वीडियो बिल्कुल लगातार और जोश के साथ वीडियो आपको मिलेगी।
ठीक है। तो जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक कर दो यार, आज हम यही समझेंगे और कल जो है ना, कल से हम इसको आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो एक बार लाइक कर दो, अपने सभी फ्रेंड सर्कल में वीडियो शेयर कर दो। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।